ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा वीडियो नंबर 8 वही चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर मेथड 4 जो लास्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। एक्चुअली रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेम ही है, और रिजर्व्स क्या है तो वो ऑलरेडी मैंने 11th में लेसन 3 याद हो तो पार्ट 2 में अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के बारे में बताया था। तो ये यहाँ पे मैंने रिजर्व्स का लिस्ट लिखा हुआ है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। रिजर्व्स, लिस्ट ऑफ रिजर्व्स, उसमें मैंने लिस्ट लिखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल रिजर्व तो वो भी क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व फंड क्रेडिट बैलेंस। कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट। मतलब मैंने यहाँ तक आपको जो भी लिखा है वो रिजर्व्स का लिस्ट है, याद रहेगा। ये मेथड मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि पुराने सिलेबस के हिसाब से ये मेथड के सम्स बोर्ड में बहुत आ चुके हैं, और अभी जो नई सिलेबस के हिसाब से तो भी इसमें सम आए नहीं, लेकिन इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा है, याद रहेगा। तो ये मेथड पे आप थोड़ा फोकस करना, और वो 3 मार्क की जो ये सम्स के सेक्शन में प्रॉपर सेट हो रही है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो मैं मेथड चला रहा हूँ वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। मतलब आपके पास जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट है वो आपको पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता है कि कोई भी बिजनेस में बिजनेस का ओनर या बिजनेस का पार्टनर्स, बिजनेस में एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट होता है वो लोग क्या करते हैं, अपने डिसाइडेड P&L रेशियो में वो लोग शेयर करते हैं। तो ये भी एक रिजर्व्स है, जो हमने बोला था वन टाइप ऑफ प्रॉफिट है, याद रहेगा। वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर अगर हमने कोई यूज़ नहीं किया है तो वो हम क्या कर सकते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल लिस्ट ही याद रखने का है, रिजर्व्स, लिस्ट ऑफ रिजर्व मैंने दिया हुआ है, इवन मैंने अपने मटेरियल में भी दिया हुआ है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। आपको लर्न करना है, दोबारा बता रहा हूँ। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व्स, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये वर्ड जरा ध्यान से समझना, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट। तो ये जो मैंने बोला ये रिजर्व्स है, और ये सब रिजर्व्स का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए मैंने इंटू इन्वर्टेड इस तरह लिखा हुआ है। मतलब ये सब रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे मैंने आपको एक नोट्स एक्सप्लेन किए, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है। तो कभी कभार स्कूल में और बोर्ड की एग्जाम में आपको जानबूझ के कंफ्यूज करते हैं, लाइक वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड की जगह वो लोग क्या लिख देते हैं, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड और वर्कमैन सेविंग फंड। तो ये आप वर्कर्स देख के आप उसको कॉमन मान लेते हो और उसको रिजर्व गिन देते हो। तो दोबारा बता रहा हूँ, वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड बोले तो आपके लिए रिजर्व होता है, लेकिन अगर वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो या वर्कमैन सेविंग फंड हो तो वो आपके लिए क्या होती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं, इसलिए याद रखना। ये जो लास्ट में मैंने 2 टिक किए, अगर वो आता है तो उसकी कोई जनरल एंट्रीज ये मेथड में पॉसिबल नहीं है, क्लियर है बात। और लास्ट है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस। समझना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऊपर भी है और नीचे भी है। आपको सब में क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस ऐसा बोलेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम रिजर्व गिनेंगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको हम क्या गिनेंगे, लॉस। अब इसकी जनरल एंट्रीज बनानी है, इसमें कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज ही लिखनी है। जनरल एंट्रीज बनाना बहुत ईजी है, इसके लिए आपको अलग से लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बोर्ड पे देख सकते हो, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, सबका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो सबका क्रेडिट बैलेंस है तो आपको उसका ऑपोजिट करने का, मतलब ऐसा कोई भी रिजर्व है तो वो सब आपका जो क्रेडिट बैलेंस उसकी जगह आपको जनरल एंट्रीज के टाइम क्या करने का, डेबिट, याद रहेगा। और वो रिजर्व्स आपको पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करने का, क्रेडिट। देखो मैंने सामने लिखा हुआ है फॉर रिजर्व्स। तो रिजर्व कोई भी रिजर्व जो मैंने लिस्ट में दिया है, अगर वो रिजर्व दी गई है तो वो रिजर्व्स का अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट में आपको क्या करने का, क्रेडिट करने का, इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में, अगेन इन ओल्ड रेशियो, डन।
दोबारा बोल रहा हूँ, ये जनरल एंट्रीज मैंने बनाई हुई है, बराबर, आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। रिजर्व्स का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने जितनी भी रिजर्व्स यहाँ तक लिखी है वो सब क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको वो टाइम जनरल एंट्रीज के टाइम वो सब क्रेडिट को आपको क्या करने का? डेबिट करने का, और उसको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या करने का? क्रेडिट करने का। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। उसी तरह लॉस, तो आप देखो मैंने सबसे लास्ट लिखा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस किया तो वो आपके लिए क्या होता है? लॉस। ये डेबिट है, इसलिए आपको जनरल एंट्रीज के टाइम उसके ऑपोजिट मतलब क्या करने का? क्रेडिट करने का। देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? रिवर्स, मतलब क्रेडिट का क्या हो जाएगा? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या बनेगा? डेबिट। कौन से रेशियो में? अगेन इन ओल्ड रेशियो में। सिंपल, आपको क्या करेगा? जब भी सम करो तो ये लिस्ट याद रखने का। क्रेडिट बैलेंस है तो जनरल एंट्रीज के टाइम वो डेबिट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डन। अब मैं एक सम ले रहा हूँ, इलस्ट्रेशन 10, बहुत ही छोटा है और बहुत इजी भी है। पेज नंबर 128 निकालो, टेक्स्ट बुक में होगा। तो पेज नंबर 128 पे आप देखोगे तो इलस्ट्रेशन 10 दिया हुआ है। एक बार मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ, और हाथ में अगर पेंसिल है तो पेन या पेंसिल हो तो मैं जहाँ पे बोलूँ वहाँ पे आपको कुछ लिखना होगा। जब बोलूँ तब देखो, राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन देम इज 4:3। The following are the balances in the books of the firm as on 31st March 2017। अब आप देखोगे नीचे तो आपको 4 बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस ब्रैकेट में लिखा है। तो मेरे बोर्ड पे देखो, मैंने सबसे लास्ट लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉस। हो गए। उसके बाद क्या है? रिजर्व फंड। तो आप बोर्ड पे देख सकते हो रिजर्व फंड लिखा हुआ है। रिजर्व फंड का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो प्लीज अब रिजर्व फंड के सामने ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट बैलेंस। कितनी अमाउंट दी है? 42,000। क्लियर। रिजर्व फंड हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो उसके सामने लिख दो क्रेडिट बैलेंस। अब आपको मैंने अभी बोला उस सर क्या लिख के दिया है? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। मैंने इसलिए आपको पहले वार्न कर दिया कि जानबूझ के कुछ स्कूल के सर और बोर्ड के एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्कर्स के रिलेटेड वर्ड्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के दिया है वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड लिखा हुआ है। देखो मैंने नीचे बोर्ड पे लिखा ही है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वो क्या होती है? हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। वो लायबिलिटीज हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी होती नहीं, इसलिए आपकी जो थर्ड है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वहाँ पे आप क्रॉस कर दो। मतलब ये समय आपको वहाँ पे आपको कुछ एंट्री रिकॉर्ड करनी नहीं है। डन। अब उसके बाद आ रहा है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। आ रहा है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो देखो बोर्ड पे लिस्ट में लिखा है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। हो गया। तो वो हमारे लिए क्या होता है? रिजर्व्स। तो प्लीज उसके सामने आप ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट बैलेंस। क्लियर इतना? यहाँ पे सिर्फ 4 बैलेंस दिया है, उसमें से मैंने एक क्रॉस कर दिया है, मतलब 3 बैलेंस है तो वो 3 की आपको एंट्री लिखनी है। बहुत ईजी है। लेकिन सम स्टार्ट कर उससे पहले आपको नीचे पैराग्राफ में कुछ दिया है तो एक बार आप पढ़ लेते हैं। ऑन द अबव डेट राम एंड रहीम डिसाइडेड ऑन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 1:1। अगेन हर एक समय आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों देंगे, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है कि आपको यहाँ पे सब ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करना। A claim of ₹5,000 is outstanding against the workers accident compensation fund. Again I repeat, a claim of ₹5,000 is outstanding against the workers accident compensation fund. उसके नीचे अंडरलाइन करो। मतलब वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड क्या होता है? तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हर एक फैक्ट्री या हर एक बिजनेस में जहाँ पे एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए हर एक ओनर्स को या फैक्ट्री के ओनर्स को क्या करना पड़ता है? उसके लिए अलग से फंड प्रोवाइड करके रखना होता है। अगर ऑन ड्यूटी वो वर्कर को कुछ भी होता है, एक्सीडेंट नहीं होता है, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उसकी प्राइमरी सब ट्रीटमेंट वो कंपनी को करनी पड़ती है, याद रहेगा। इसलिए वो लोग वो पैसा बचा के रखते हैं। अगर वो कोई जगह पे यूज़ नहीं होता है तो वो लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया है कि हमारे पास टोटल फंड क्या था? लास्ट में देखोगे तो 26,000 था वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। उसमें से हमें 5,000 क्या करने को आया? पे करने को आया है। अभी हमने पे किया नहीं, लेकिन पे करने को आया, मतलब वो हमारे वो फंड में से इतना 5,000 में पे करना होगा, तो हमारी वो बैलेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 26,000 लिखा है ना, उसके बाजू में लिख दो 26,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो नेट अमाउंट कितनी आएगी? 21,000।
तो वही हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। दोबारा बोलो, मैंने 5000 क्यों माइनस करवाया कि हमारे पास टोटल फंड 26,000 था, लेकिन कंपनी को आगे जाके 5,000 रुपीज़ वर्कर एक्सीडेंट कंपनसेशन के तौर पे पे करने को आने वाला है, तो उतना फंड वो यूज़ करेगा, तो उसके पास फंड कितना बचेगा 21,000, तो वही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। याद रहेगा, मैंने आपको जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन की, उस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से देखो। फर्स्ट आपको क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं लॉस। मैंने आपको बोला डेबिट बैलेंस लॉस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो उसकी जनरल एंट्रीज के टाइम हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। देखो मैंने करके दिया है, तो आपको सिंपल लिखने का। तो ये सब में मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। पीएनएल अकाउंट लॉस है, इसलिए मैंने क्या किया, क्रेडिट। याद रहेगा, सब में ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 पार्टनर दिए हैं, राम एंड रहीम, तो पार्टनर्स की जगह आपको उसके नाम लिखने हैं। सब अगर हमने ध्यान से पढ़ा तो कहीं पे भी करंट अकाउंट का मेंशन किया नहीं है, इसलिए हम करंट अकाउंट नहीं कंसीडर करते, उसकी जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड। अब अपने वो एंट्री में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना दिया है, 14,000, तो वो 14,000 मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे। और वो 14,000 मेरे को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो, बराबर। तो सम में आप स्टार्ट करके देखोगे तो स्टार्टिंग में ऊपर मैंने अंडरलाइन करवाया, आपका ओल्ड रेशियो कौन सा था, 4:3, याद है ना। दोबारा बता रहा हूँ, 4:3 का मतलब क्या हुआ, 4 + 3 मतलब कितना हुआ, 7, इसका मतलब 4/7 एंड 3/7। तो ये 14,000 को आपको 4/7 और 3/7 जो अभी तक हमने सीखा है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कैलकुलेटर पे, तो उसकी अमाउंट कितनी आएगी, 8,000 एंड 6,000। क्लियर। दोबारा जो मैंने सेकंड एंट्री वही लिखी है, दोबारा बता रहा हूँ, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है तो वही पीएनएल आपको क्या करने का, क्रेडिट करने का, और पार्टनर्स कैपिटल क्या करने का, डेबिट। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। अब नरेशन में सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको खुद लिखना है। तो क्या आएगा, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएनएल रेशियो। याद रहेगा, इस तरह लिख के आपको ये एंट्रीज क्या करनी थी, बंद कर देनी थी। उसके बाद आएगा नंबर 2। नंबर 2 क्या दिया है आपको, रिजर्व फंड। देखो अपने रिजर्व फंड के सामने अभी मैंने बोला क्रेडिट बैलेंस लिखने का, तो मैंने आपको सिखाया रिजर्व फंड वो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। इसलिए आपको क्या करने का, रिजर्व फंड इस तरह क्या रहेगा, क्या करने का, डेबिट करने का। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। आगे बोल रहा हूँ कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट मेंशन नहीं है इसलिए। और टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, याद रहेगा। अब चेक करो रिजर्व फंड की वैल्यू आपको कितनी दी है, 42,000, तो ये 42,000 में क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। और वो 42,000 आपको अगेन कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:3 मतलब 4/7 एंड 3/7। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने से उसकी वैल्यू कितनी आती है, 24,000 एंड 18,000। 24,000 एंड 18,000 हो गए। नरेशन हम क्या लिखेंगे, वापिस मैं बोल रहा हूँ, बीइंग रिजर्व फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएनएल रेशियो। डन। बहुत ईजी, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। नंबर 3 उसके बाद क्या है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। मैंने आपको बोला वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, देख लो वापस बोर्ड पे, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटीज कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती नहीं, इसलिए आपको उसकी जनरल एंट्रीज लिखनी नहीं है। लेकिन प्लीज सम खत्म होने के बाद नीचे आप नोट करके लिखोगे कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अवर लायबिलिटीज is liabilities for business, so it will not be distributed among partners। याद रहेगा, तो आपको सिर्फ नोट करके मेंशन करना है, उसकी जनरल एंट्रीज नहीं आएगी। एंड लास्ट वन, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो चेक करो लिखा हुआ है वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, तो वो हमारे लिए क्या है, रिजर्व्स। रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट है तो जनरल एंट्रीज के टाइम वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ऑपोजिट अगेन आई बोल रहा हूँ,
मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू, क्या आएगा, राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू राइम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। क्लियर। अब ये टाइम आपको जरा समझना है। आप देखोगे तो वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड कितना लिया हुआ है, 26,000 लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है, 26,000 लिया हुआ है। चलो ध्यान से मैं नीचे लिख रहा हूँ जिससे आपको पता चले। 26,000 लिया हुआ है। अब उसमें से हमें 5,000 क्लेम पे करना है, तो अब हमारा नेट फंड कितना आएगा, 21,000। तो वही 21,000 आपको क्या करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का वापिस। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 4:3, मतलब 4/7 एंड 3/7। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12,000 एंड 9,000 हो गया। आपको नीचे वापिस नरेशन लिखनी होगी, बीइंग वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड P&L रेशियो। बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको जो रिजर्व से जो मैंने लिस्ट लिखा हुआ है, मटेरियल में भी दिया हुआ है, आप चेक करो, वही रिजर्व और लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में इन ओल्ड रेशियो। लेकिन सिंपल बता रहा हूँ, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं, जनरल एंट्रीज भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। टेक्निक यूज करो। सब रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए वो रिजर्व ऑलवेज जनरल एंट्रीज के टाइम क्या हो जाएगी, डेबिट, एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो जनरल एंट्रीज के टाइम वही P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया। उसी तरह मैं दूसरा सम आपको घर पे दे रहा हूँ, आपको खुद करना है। अगर नहीं पता चले तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। सम नंबर 12 याद रहेगा, मैंने इलस्ट्रेशन 10 करवाए, सेम ऐसा ही सम नंबर 12 आपको घर से रिपीट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी सब मेथड क्लियर हो रही है। यहाँ पे मतलब कि मेरा ये लेसन 4 खत्म हो रहा है। लेकिन 2 मिनट सुन लो, इसके बाद टेक्स्ट बुक में सम नंबर 12 के बाद सम नंबर 13 एंड 14 दो सम्स हैं। वो दो सम्स के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा। लेकिन ऐसा सम ये लेसन 4 के टॉपिक के सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ आइडिया के लिए, नॉलेज के लिए, फॉर द नेक्स्ट 2 लेसन 5 एंड 6 के लिए। तो ये 2 सम आपको, लास्ट के 2 सम आपको टेक्स्ट बुक में से करने नहीं है, वो लेसन 5 और लेसन 6 जब चलाएंगे तभी आपको करना है। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में जाना है तो आप वो लास्ट 2 सम्स आप रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड जनरल एंट्रीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आप एक्स्ट्रा कुछ मत करना। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप चिंतन सर को कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।